नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और यह देश है हमारा में आपका अभिनंदन है। तुष्टीकरण वाली सियासत के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। कई बार आरोप लगे कि विपक्ष एक खास वोट बैंक का तुष्टीकरण करा है। अक्सर यह जुमला भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी बहस में बात होगी संतुष्टीकरण की, क्योंकि मोदी सरकार जब संसद में वक्फ बिल लेकर आई तो विपक्ष ने खूब बवाल काटा, खूब हंगामा हुआ। लेकिन सवाल है कि अगर यह बिल एक समुदाय के खिलाफ था तो दिल्ली से लेकर भोपाल और अलीगढ़ से लेकर मुंबई महाराष्ट्र तक गरीब मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं, मिठाइयां क्यों बांट रहे थे, पटाखे क्यों फोड़ रहे थे? साफ है कि दशकों पहले जो वक्फ का कानून आया उससे सबका भला नहीं हो रहा था। कुछ यही हाल ट्रिपल तलाक का था। जब मोदी सरकार इसे समाप्त कर रही थी तब बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही थी और सरकार के साथ खड़ी थी। तो क्या वाकई मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास वाले पॉलिटिकल मोटिव पर पूरी तरह से खरी उतरने का प्रयास कर रही है, या फिर बीजेपी के मन में, एनडीए के मन में कुछ द्वेष है, कुछ और है, जिसमें हर तबके को संतुष्ट करने की बात है ही नहीं और सबको फायदा मिले ऐसा है ही नहीं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो आज जनता जनार्दन के बीच इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। एक तरफ तुष्टीकरण है, दूसरी तरफ संतुष्टीकरण है। स्वागत है आपका आज के इस सुपर डुपर प्राइम टाइम एडिशन में। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। I want your protection. Yes, He should apologize. कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है। हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। उद्धव ठाकरे जी अब इस देश में, जैसे उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट थे, तो अब ये मुस्लिम हृदय सम्राट बनकर के एक नए पदवी लेकर के स्थापित हुए हैं। दशकों पहले वक्फ का कानून बना, शाहबानों के मामले में संसद में बहुमत के दम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया और फिर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना दी गई कि एक खास वोट बैंक का ध्यान रखना ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। लेकिन क्या मोदी सरकार ने यह धारणा तोड़ दी है? ताजा उदाहरण वक्फ बिल का है, जिसके पास होने के बाद गरीब मुसलमान जश्न मना रहे हैं। यानी साफ है, इसका फायदा चंद प्रभावशाली लोगों तक सीमित था। ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। The statement of the honorable member stigmatizing a whole community is objectionable. Oh. Is the chairman lending respectability to that view? Oh man. That is even worse. Honorable That is even worse. सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। पक्ष में आ गए। लेकिन दोनों सदनों से बिल पास होने के बावजूद विपक्ष की सियासत जारी है। The bill is passed. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे क्या? संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। वक्त बिल जो लाया है भाजपा, झारखंड में लागू हम लोग नहीं लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों सदनों से बिल पास होने के बावजूद वक्फ बिल का विरोध वोट बैंक के लिए नई चाल है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। और अब व्यूअर्स बहस का एजेंडा तय कर देते हैं। देश हित के लिए मोदी हर पॉलिटिकल रिस्क लेने को तैयार हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हार पर हार के बाद भी विपक्ष तुष्टीकरण वाली सियासत पर अड़ा है और मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र पर पूरी तरह से कायम है, या फिर इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और संविधान का असली रक्षक कौन है, सरकार या फिर विपक्ष? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि इस बिल के बाद संविधान खतरे में आ गया है। तो मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, आइए एक एक करके परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर शालिनी अली, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के घटक दल हैं, अभिनंदन है। तो ये है जो बिल के पक्ष में है। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के वरिष्ठ नेता हैं। शादाब चौहान हैं, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो लकी 7 यानी ये मेहमान साथ हैं, तो लकी 7 इनको मैं बोलता हूं, आप सबका अभिनंदन है। और हमारी ऑडियंस है यहां पर, उनका भी अभिनंदन है। तो 40 सेकंड के अंदर आपको सबसे पहले अपनी राय रखनी है। राजकुमार भाटी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपके एक सांसद साहब ने बोला कि हम इस बिल को नहीं मानने वाले हैं, यह बिल लागू नहीं होना चाहिए। और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कैसे नहीं मानोगे, देश का कानून है। क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण में पूरी तरह डूब चुकी है सपा, जैसा एनडीए और बीजेपी आरोप लगा रही है? नहीं, तुष्टीकरण बहुत सुंदर शब्द है। तुष्टीकरण का मतलब होता है लोगों को संतुष्ट करना, जी, लोगों के मन की बात करना। तो तुष्टीकरण हर पार्टी को करना चाहिए, लेकिन बिना जाति धर्म के भेदभाव के करना चाहिए। सारे भारतीयों का तुष्टीकरण करना चाहिए। ये बिल क्योंकि असंवैधानिक है और एक वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक वर्ग विशेष को, मुस्लिम समाज को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी का नुकसान करती है तो भाषण बहुत अच्छे देती है कि हम तो इनके हितैषी हैं, हम तो मुसलमानों का कल्याण करना चाहते हैं, हम तो मुस्लिम महिलाओं का उद्धार करना चाहते हैं, गरीब मुसलमानों को उनके हित देना चाहते हैं। ये बात पता नहीं किस किस के गले उतरेगी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हितैषी हैं, ठीक है, और उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत है। जी, भाई मुझे तो एक शेर याद आता है कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें फोड़ देती है, फिर चश्मे दान करती है। जी, प्रोफेसर शालिनी अली, आपका वक्त है। समाजवादी पार्टी कह रही है यकीन नहीं हो रहा कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों का भला करने के लिए कुछ लेकर आई है, और आप तो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को, मुसलमान के बच्चों को सिर्फ गुंडा बनाया है और कुछ नहीं करा है। जी, ये मैंने गैंगस्टर बनाया है। जी, मैंने ये आपके चैनल के माध्यम से और बाकी सारे चैनलों के माध्यम से भी ये कहा है कि कांग्रेस, सपा, ओवैसी, साथ ही साथ में आरजेडी ने भी हमेशा से मुसलमानों का काम सिर्फ ये रखा है कि वो गैंगस्टर बने, गुंडे बने और गलत काम करे। एक बहुत सीधा सिंपल सा सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपकी ऑडियंस भी ये जानती होगी, बहुत दिनों से वक्फ के ऊपर चैनल्स पे चल रहा है, वक्फ की संपत्ति है कितनी? ना आप जानते हो, ना मैं जानती हूँ, ना हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो जानते हैं। तो यदि सरकार कह रही है कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसकी डिजिटलाइजेशन हो जाए, कोई कहता है 300 करोड़ की है, कोई कहता है 200 करोड़ की है, कोई कहता है 9 एकड़ है, कोई कहता है 11 एकड़ है, तो अगर आज का मुसलमान को ये पता चल जाए कि इतनी ज़मीन जायदाद वक्फ के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उसी मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवाओं के लिए और साथ ही साथ में यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता उसका सही इस्तेमाल होएगा? और अगर आज अगर सरकार ये इस बात को उठा रही है, ये कहना बहुत आसान है कि जो वक्फ बोर्ड्स में बैठे हुए चेयरमैन है या बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी का राज है, तो अगर आज सरकार खुद ये मांग उठा रही है तो उनको आप चोर कह देते हो, आप उनको कहते हो वो मुसलमानों के लिए वोट बैंक कर रहे हैं। कहाँ थे ये सारे राजनीतिक दल जब मुझ जैसी बहनें सड़कों पे खड़े थे और ट्रिपल तलाक के खिलाफ में कानून लाने के लिए मोदी जी का धन्यवाद कर रहे थे, धरना कर रहे थे? हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे कि अगर आप शरीयत के हिसाब से चलते हो तो ट्रिपल तलाक जैसा कोई ऐसा कानून नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट है। ओके, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ गैंगस्टर बनाने का काम किया है। अब नाम भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बोलिए।
एक तो मेरी बहन ने कहा कि डिजिटलाइजेशन करना है, 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ये सरकार ने खुद कहा है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो बहन ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ, हमारे 5 सांसद हैं मुसलमान संसद में, बीजेपी का एक भी नहीं है। उन 5 में से कौन सा बदमाश है, किसके 323 का मुकदमा भी नहीं है। कर रहे हैं आजम खान साहब के लिए। आजम खान संसद में नहीं है। बोर्ड, एक मिनट नहीं, आप बीच में ना चिल्लाएं, आपका नंबर आएगा। आजम बीच खान में ना चिल्लाएं, आप सुनिए। वक्फ बोर्ड ने 2022 में वक्फ की जमीनें लेकर उन सारे हकदारों को जी दिया जी है। जी जी ठीक है, इमरान मसूद जैसे लोग हैं जो खड़े होते हैं, कि नाम बताइए, अब वो नाम बता रही है। अभी अतीक अहमद तक तो पहुंची भी नहीं है। ओके, बोलिए बोलिए। अतीक अहमद भी तो आप ही के नेता थे। मैं इनके बहन जी के मुख्तार अंसारी भी तो आप ही के नेता थे। बहन जी के साथ गैंगस्टर्स आप देखिएगा, अलीगढ़ में वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 25 है, ओके राजकुमार भाटी, एक सेकंड शांत आप शांत, क्योंकि मैं महिलाओं और महिलाओं का राज आ गया है। ओके ओके, महिलाएं में होंगी। डॉक्टर शालिनी अली शांत, ओके बोलिए। मैं इनके साथ पहली बार आज डिबेट में बैठा हूं। जब मुझे मिली तो मुझे लग रहा था पढ़ी लिखी महिलाएं तर्क करेंगी, ऐसे चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। आप बीच बीच में चिल्ला रही हैं। जब मेरा नंबर आया मैं अपनी बात कहूंगा, आपका नंबर आया अपनी बात कहना। आप अपनी बात करो। आपने कहा समाजवादी पार्टी गुंडे बनाती है। हमने इस बार 4 लोकसभा टिकट दिए मुसलमानों को, चारों जीत के आए। एक राज्यसभा में हमारा 5 सांसद हैं, 5 के खिलाफ कोई 323 का मुकदमा भी नहीं है। इकरा हसन जैसी बहनों को हमने टिकट दिए हैं जो विदेश में पढ़ के आई है, एक शानदार महिला है। आजम खान का नाम आपने लिया। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, संसद में पहुंचाया। आपकी सरकार ने आजम खान के खिलाफ 100 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और आजम खान को आप बदमाश समझती हैं। आजम खान जैसा शानदार नेता देश में दूसरा मुश्किल से मिलेगा ढूंढने से। तीसरी बात, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं। अभी परसों ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रयागराज में जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बुलडोजर लगा के मकान गिराए गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, कि आप कानून को तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, कानून का पालन नहीं करेंगे। गुंडागर्दी करती है आपकी सरकार, आपकी पार्टी। आपके जो शीर्ष पुरुष हैं जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमान और ईसाई हमारे शत्रु हैं। आप पढ़ लेना निकाल के। ओके, मैं चलता हूं डॉक्टर अजय आलोक के पास। ओके डॉक्टर अजय आलोक, ये अनर्गली आप लोग का आरोप लगा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में बोल दिया कि अतीक अहमद का नाम ले दिया, और भी उन्होंने कई सारे नाम लिए, मैं सब नामों को नहीं ले रहा, तो सुधांशु त्रिवेदी ने लिया, उस पर एक ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ। और क्या आपको लगता नहीं है समाजवादी पार्टी को अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है, और कांग्रेस को यह लग रहा है कि जान के बीजेपी सदन में भी समाजवादी पार्टी को टारगेट करती है उनको अनइंपॉर्टेंट शो करने के लिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। संविधान आज कोई लेके आया कि नहीं, संविधान पता नहीं। संविधान उन्होंने बनाया। इस संविधान में वक्फ नाम की या वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड नाम का अगर एक शब्द दिख गया तो राजनीति छोड़ दो। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्हीं के आजम खान ने इसी नोएडा की धरती पर सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कहा था। खुद सबसे बड़े लैंड माफिया आजम खान। जौहर यूनिवर्सिटी किसकी जमीन पे बनी हुई है? आप नाम लेने की बात बोल रहे थे ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। वक्फ की ज़मीन पे बनी हुई है। मुख्तार अंसारी इनके समाजवादी पार्टी के, इनके जो अफजाल अंसारी जो बोल रहे हैं, ये सब गाजीपुर में वक्फ की ज़मीन हथिया के बैठे हुए हैं। मॉल बना हुआ उस पर किराया खा रहे हैं ये लोग, वक्फ को देते हैं 50 रुपया। अब आइए ज़रा इन पे, इमरान मसूद पे सहारनपुर जाइए, देखिए कितनी ज़मीनें हैं, अपनी बिल्डिंग्स बना के। आपको पता है अमीर जी क्या गोरख धंधा है? वक्फ से मैंने ज़मीन ले ली जुगाड़ करके, 80 रुपया 100 रुपया रेंटल फिक्स हो गया, उस पर मैंने बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग पे मुझे रेंट मिल रहा है 1 करोड़ रुपया, वक्फ को मैं दे रहा हूँ 100 रुपया। ऐसी एक दो नहीं, ऐसी कम से कम 1000 बिल्डिंग होंगी। बैंगलोर शहर में, बीच शहर में 5 स्टार होटल बना हुआ है, 12,000 रुपया देते हैं वक्फ को। उनको कितनी कमाई होती होगी? कोई हिसाब किताब नहीं, ना खाता ना बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। आंख मूंद के लोग बैठ गए और उड़ता तीर पकड़ लिया बिना मतलब का। ये तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये लोग जितने कह रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई साहब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। एक मिनट, गरीब मुसलमानों का भला नहीं होना चाहिए, गरीब बेवाओं की मदद नहीं होनी चाहिए। यहां जितने बैठे हैं मुझे एक बता दें कि पूरे देश में अगर वक्फ की जमीन पे एक भी मेडिकल कॉलेज किसी ने बनाई हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अगर विद्यालय बनाया हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अनाथालय बनाया हो? कुछ नहीं बना है। जरूर नेताओं के बने हैं मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज राजद के पूर्व सांसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। क्यों? वक्फ ने क्यों दी जमीन?
एक मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ये लोग? कुछ नहीं। ये कार्रवाई हुई है उन 250 कठमुल्लों दल्लों, मैं सीधा कह रहा हूं, कठमुल्लों दल्लों और राजनेताओं के खिलाफ जो वक्फ की जमीन पे कुंडली मार के अपनी जेबें भर रहे थे, और वही लोग चिल्ला रहे हैं। ओके 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 विवेक 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 भाषा को देखिए, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, कठमुल्ला, मुल्ला, गुंडा, दल्ला, ये भाषा है साहब, है ना? ये भाषा तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स के ऐसे बात करते हैं। ये देश को शिक्षा देनी चाहिए, सरकार को क्या शिक्षा देंगे? सच्चाई आईना दिखाने में शिक्षा नहीं मिलती है। सच्चाई मैं बताता हूं, 70 सालों में पहले मैडम। अच्छा, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है क्या विपक्ष का? ये कोई तुष्टीकरण नहीं है। 70 साल में मैडम जी इस देश में मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं, रेलवे मंत्री मुसलमान रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान रहे हैं, गृह मंत्री मुसलमान रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर पहले मौलाना आजाद थे। तो ये मत कहिए कि मुसलमानों को यहां पे इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, बहुत कुछ दिया। और आप बता दीजिए मैडम, आप बता दीजिए, अरे रुकिए आप पहले, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों में लड़ाया मोदी ने मुसलमानों को? कुछ नहीं है, सिर्फ जमीनों को छीनने की साजिश है। नहीं तो ये बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने बोला सदन के अंदर कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, हम नहीं मानते इस कानून को, हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। क्यों हम नहीं मानेंगे? हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट का मुझे राइट देता है। कानून बनाया और आप खड़े होकर बोले नहीं मानेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है, मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैं यहां भी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हें आना दो, किसको आना हो, वो प्रोटेस्ट करूंगा मैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई कानून पारित भी हो जाए, लेकिन सरकार चुनने के बाद उसमें जनता की मर्जी ना हो, तो जनता कॉन्स्टिट्यूशन जनता कौन है? नेता जनता हो गए, नेता जनता हो गए, सब जनता के नहीं जनता हो गए, नेता जनता हो गए। जमीन मुसलमानों के धर्म की जो जमीन है, वो मैं ओके, उद्योग नहीं देने दूंगा। ये बैठे कहाँ हैं? बिल्कुल बैठे नहीं, आप बैठे बीजेपी के सामने कहाँ बैठे हैं? हाँ। पहले ये देखे तो सी अपने समर्थन के पीछे समर्थन नहीं, ये है ना, ये देखे, ये देखिए। और दूसरी चीज, आप एक मिनट का मौका दीजिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड मैं डिबेट करूँ, एक सेकंड आप उठिए, उधर बैठिए। आपने अपना प्रोटेस्ट शो कर दिया, अब बैठिए। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, ये तो प्रोटेस्ट करने को तैयार है। गृह मंत्री ने संसद में बोला, सदन में बोला कि देश का कानून है, कैसे कोई नहीं मानेगा? देश का कानून है और उन्होंने कहा है सबको मानना है और मानना पड़ेगा। तलाक का कानून माना जा रहा है, धारा 370 हटाया गया, माना जा रहा है, मानना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष का निशाना जेडीयू पर है, सब आपका बैंड बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मोदी के चक्कर में, बीजेपी के चक्कर में, अमित शाह के चक्कर में नीतीश बाबू क्या से क्या अंसारी जी हमारी तरफ आ गए। देखिए वक्फ बोर्ड के मिसमैनेजमेंट को और उसमें जितनी तरह की खामियां हैं, खराबियां हैं, उसको रोकने के लिए यदि किसी प्रगतिशील समाज में कोई प्रगतिशील इस तरह का कानून आया तो जेडीयू ने अपनी इच्छा से उसका समर्थन किया और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सारी बातें सदन में रखी हैं। ललन सिंह जी ने, संजय झा जी ने स्पष्ट कहा। आप एक बात बताइए, बिहार में विपक्ष बड़ी चिंता कर रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना जब हुई ना, तो पहली बार पासमानदा मंसूरी अंसारी कम्युनिटी को गिना गया, उनका सर्वे किया गया, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वक्फ बोर्ड में। तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। उनको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही। लेकिन एक बात समझिए, ये कम्युनिस्ट जो कह रहे हैं कि हम उस कानून को मानेंगे ही नहीं, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हम स्टेट से लड़ेंगे। तो ये दोनों भी एक हैं, स्टेट से लड़ने के लिए खड़े। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट, ये वो लोग हैं जब एपीजे कलाम साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, आपने समर्थन नहीं दिया साहब उस मुस्लिम को, इस देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का विरोध किया। आपने समर्थन कितनी अफसोस की बात है, अतीक अहमद को समर्थन और एपीजे अब्दुल कलाम को समर्थन नहीं। ये तो देश के कोटि कोटि मुसलमान तय करें कि वो एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं या फिर अतीक को फॉलो करते हैं। ये तय करना है, ये तय करना है अपने आप में। इरफान अंसारी को मैं कोट कर रहा हूं और दीपक ध्यान से सुनिए। इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं झारखंड में। जनाब कहते हैं, जनाब इरफान अंसारी कहते हैं
बीजेपी ये जो वफ का बिल लेकर आई है उसे मैं झारखंड में लागू नहीं होने दूंगा। भाई कैसे स्टेट का दायित्व ये है कि वो सेंटर के कानून को लागू ना होने दे? किस हिसाब से बोल रहे हैं? देखिए कांग्रेसी हैं, बोल सकते हैं। सुनिए, यू टर्न पार्टी है। किसानों का कानून लेके आए थे, किसान उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जनता का हक है। यहाँ पे सारे बच्चे लॉयर बनने वाले हैं, हक है नहीं हक है सबको पता है। बात यह है कि चेहरे पे कुछ और, जुबान पे कुछ और, मन में कुछ और दिखाते हो। वक्त को बदलते देखकर तुम भी गिरगिट सा रंग बदल जाते हो। कौन है गिरगिट यहाँ पर? तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा गिरगिट कौन है यहाँ पर? सुनिए, वो कह रहे कांग्रेस गिरगिट है। अमीश भाई, आज तो आप भी ताली बजा दीजिए इन गिरगिटों के लिए। इन्होंने बहुत सारे रंग बदले हैं। 400 पार का नारा था, जुमलों का सहारा था। जब जनता ने आईना दिखा दिया तब मुसलमानों की याद आ गई। जब दीपक भाई, आपको आपके कॉन्फिडेंस को देख के एक बात याद आ रही है। सुन लीजिए, एक लाइन है हमारी, आप भी सुना दीजिएगा फिर। मतलब इसको लाइटर, मतलब आप उनके 400 पार के नारे को याद कर रहे हैं। हरियाणा में निपट गए, सुनिए तो महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, दिल्ली में शून्य आ गया, आप तब से 400 पार के नारे पे बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा, दिल को बहलाने के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है। कोई बात नहीं अमित जी, इसीलिए मैंने कहा आज आप भी ताली बजा लीजिए इन मैं गिरगिटों के लिए। पूछ रहा हूं आपसे, जो देश का सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं। कल तक अगर कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी सरकार किसी धर्म के लिए कानून बनाती थी तो एक गाली देते थे, कहते थे तुष्टीकरण है। आज ये कह रहे हैं हम मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं। अरे राहुल गांधी की पार्टी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी बोले, सब बोले। अच्छा ओके, शदाब चौहान, मैं आज लोग आऊंगा आपके पास। मोदी जी क्यों? अच्छा ठीक है, दीपक शाह, ओके। कौन कहता है राहुल गांधी जी ने बोले? पूरा विपक्ष, ज्यादातर विपक्ष के नेता तार्किक तथ्य उस बिल के विरोध में नहीं रख पाए। सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे गिने चुने सांसद थे जिन्होंने तार्किक रूप से उस बिल का खंडन किया। और सबसे अच्छा कोई बोला सदन में, आपको ये बात बुरी लग सकती है लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सबसे अच्छा कोई बोला तो महान नेता, मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सबसे अच्छा बोले। सबसे अच्छा बोले? हाँ, बहुत अच्छा बोले। कहां बोले? कुछ बात इशारों में भी कही जाती है, वो कही उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारे विषय मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम तो वोट मुझे दोगे ही दोगे। तुम हो कौन? सुन लीजिए, तुम हो कौन? तुम्हें तो मुझे वोट देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा वोट तो बीजेपी से डरा के ले लूंगा। उन्होंने नेता विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला। हमें इस पे आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी टोटली कमिटेड है, इंडिया अलायंस कमिटेड है। राहुल गांधी जी कमिटेड नहीं है, अगर होते तो बोलते। सुनिए, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही तरीके से लड़ाई करके, संघर्ष करके अपनी बात को रखा। जब शुरुआत दीपक ने करी तो काउंटर आए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्या राहुल गांधी जी पूरे देश जाएंगे? 2 मिनट मुझे मुसलमान के लिए नहीं है, मैं पूछ रहा हूं 2 मिनट नहीं हमारे लिए। नरेंद्र मोदी नहीं घूम रहे हैं। एक सेकंड। इनका खाल पहन के भेड़िया बैठ जाए ना तो शेर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप अंदाजा लगाते रहे। तो भेड़िया राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी को मुझे आपत्ति है। नहीं, सम्मानित राहुल गांधी को बोलेगा, ये बदतमीजी करेगा तुम मुझसे बदतमीजी करेगा तुम। राहुल गांधी को नहीं, आप अपनी बात रखिए ना उनको। राहुल गांधी को बैठिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये नहीं, ये नहीं लोग के पास। ओके, एक सेकंड, ये भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये देखिए, मेरा निवेदन है, देखिए प्लीज, देखिए ये नहीं जी, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला। कोई अगर राहुल गांधी जी को नाम बोलने लेके तो लोकतंत्र है, आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। मोहब्बत का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। प्रेम में प्रेमी अक्सर पहले झगड़ा करते हैं, फिर आहें भरते हैं, फिर एक दूसरे पे मरते हैं। अब ये ओके, अजय लोग बोलो आप। अभी आपने देखा क्या कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है, तुरंत व्याकुल भारत नहीं बनना चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनसे भाई साहब से कह रहा हूं, वायनाड में मुसलमानों की संख्या 48% है, इसलिए भैया बहना दोनों वहीं लड़ने गए। लेकिन जब मुसलमानों की बात करनी, अगर इनको लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे भाई बहन? अरे भाई बहन तो छोड़ दीजिए, कल राजमाता भी नहीं थी, नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोलती ना जोर से, देश को पता चलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। अब फिर एक बीच में नहीं बोले, बीच में एक करके बोलिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन ने इस पूरे बिल का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी 300 से ज्यादा संपत्ति केरला में ये हड़प पर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड वाले। हर जगह तो यही है, हर राज्य में यही है।
दिक्कत कहां है? ये अमीर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो 250, जो मैं कहता हूं 250, वो मुसलमान जो वक्त पे जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको उनकी चिंता है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। हम तो 10 साल से आए, हम 10 साल में क्या किया हमने? मुसलमान हमारे आने के पहले 2014 में, एक आंकड़ा दे रहा हूं, 3.2% थे नौकरी में। आज जरा 10 साल के बाद आंकड़ा निकाल के देखिए। लेकिन आरोप ये क्या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? अरे एक मिनट, टारगेट करते तो 3.1 से 9.1 पहुंच जाते हैं। ये नौकरी में कहां से आ गए? मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति 2014 में, अरे एक मिनट, चाइना उबर खड़े करके, अरे उबर मुसलमान को लेके जाके चाइना, इनको क्यों बुलाते हैं? एक बात चाइना में जाके बात करें। चाइना में शी जिनपिंग ने उबर मुसलमानों को किस तरह रखा है, वहां नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उसके लिए बोलते नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में अमेरिकन प्रोपेगेंडा की बात मत करिए मुझसे आप। उगर मुसलमानों की सोचिए पहले। आपने मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया है। रोज अभी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड रोज ये खड़ा करके मुसलमानों को कोई मुसलमान करवाते हैं नहीं कि तुम इस देश के वफादार हो या नहीं। अब एक मिनट, फ्लोर ऑफ द हाउस पे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को ही पता चल जाएगा कि इस बिल के आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने के बाद आम मुसलमानों को क्या लाभ होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 10% भी अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो 12,000 करोड़ रुपए हर महीने, हर साल में मिलेंगे। कि कहां जा रहा है ये 12,000 करोड़? देखिए सारे ये खा के बैठे हुए बीजेपी की सरकार है, कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? अगर वहां करप्शन हो रहा था, जब तक ये वक्फ का कानून 40 बदलता नहीं। अच्छा है ना, अगर आप मान रहे हैं कि 10-10 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अपनी पोल पट्टी खोल रही है, फिर आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर आपको तकलीफ क्या है भाई? फिर आपको अपने उद्योगपति मित्रों को, ये अपने उद्योगपति मित्रों को इन्होंने रेल मंत्री की बात की, रेल मंत्री बनाया कांग्रेस ने। और सीके जाफर शरीफ, नाम लेके बोल रहा हूं, सीके जाफर शरीफ, बैंगलोर में वक्फ की जमीन 4 एकड़ पे 5 स्टार होटल बना हुआ, उसका पैसा ले रहे, पिछले 15 साल से वसूलेंगे, एक पैसा वसूलेंगे। मिश्रा जी, मेक योर पॉइंट प्लीज। बहुत सीरियस नोट पे, जो भेड़िए खाल पहन करके मुस्लिम समाज को पिछले 70-75 सालों से, क्या हो सकता है? मैं अभी आ रहा हूं उस पर, 70-75 सालों से डरा रहे थे, उनको एक नया डर सता रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी संसद में बोल चुके कि देखो ये वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ लूट ही लूट है, इससे कड़ा कानून लाइए। डाक बंगला चौराहे पर सारे प्राइम लोकेशन पर अपार्टमेंट बना दिए। ये लालू प्रसाद यादव जी की मैं बहुत तारीफ करूंगा इस मसले पर कि वो भी चाहते थे कि वक्फ पर एक कड़ा कानून आए जो जमीनों को वापस ले आए और जमीन को बचा सके। इनका डर क्या है, इंडी अलायंस के तमाम धड़ों का, कि अब जो पासमानदा मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि वो जश्न मना रहे थे जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ। तो अब तो ना ये इनके पास वो वोट बैंक बचा जिसको भेड़िए का खाल पहना के डराते रहे 70 सालों से। अगर देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के एक ऐसा ब्रीच करने के लिए कानून है जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, पिछड़े समाज के मुस्लिम लोग शामिल होंगे, महिलाएं आकर शामिल होंगी, तो इनका डर तो वोट बैंक को लेकर बढ़ेगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूं वही बोले। सरकार हो, सरकार मिश्रा आपने भी बात का काम कर रही है। जी जवाब। एक तरफ तो कह रहे हैं मिश्रा जी कि ये वक्फ बोर्ड संपत्तियों पे कब्जा कर रहा था इसलिए लेकर आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए लेकर गए। पहले ये सुन लीजिए, दो चीज कोट मत न करिए। लालू यादव कह चुके, वो बोलिए ना कि लालू जी कह रहे हैं। लालू जी की बात मानिए ना, बोलिए ना, सुन लीजिए। लालू की नहीं, लालू एक सेकंड मुझे 10 सेकंड, लालू जी की बात कर रही है। दीपक भाई सुन लीजिए, अभी आप इनको मालूम नहीं होगा, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज साहिबा और राजनाथ जी जब 2013 में जब बिल आया था तो ये सर्वसहमति से पारित हुआ था। क्या अडवाणी जी गलत थे, सुषमा जी गलत थी? सबसे पहली बात की जानकारी दुरुस्त करके बोला कीजिए आप। अब मैं बता देता हूं कि कितनी संपत्तियां हैं। 9,72,000 से, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पे, अरे मैं आ रहा हूं उस पे। आप बताइए कि मुझे क्या बोलना है। इनकी पार्टी ने बिल का समर्थन किया था, डिबेट खराब करने के लिए बैठे, जिस बिल को खराब बता रहे हैं, फालतू का शांत। आप दो, मैं एक डेटा दे रहा हूं, 9,72,000 संपत्ति थी और आज की तारीख में जमीनें हैं 37.90 लाख एकड़। आज की तारीख में वक्त पर जमीन है। क्या बकवास कर रहे हैं कि कितनी जमीनें नहीं है? एक भी अमेंडमेंट में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हो। प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे जी, जब ये हड़प लेंगे तो माहौल बिगड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह अयोध्या में आपने ना जो डिंपल यादव ने बोला, सरकार की मंशा देश का माहौल बिगाड़ने की है, ये बिल देश का माहौल बिगाड़ने के लिए लेके। कैसे बिगड़ेगा देश का माहौल? 10 सेकंड में बता दीजिए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा स्टेटमेंट कि साहब रिट्रोस्पेक्टिव में कुछ नहीं होगा, कोई मस्जिद मकबरा किसी को हम टच नहीं करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं,
कोर्ट में अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, हर जगह सर्वे कर रहे हैं, हर जगह खुदाई कराने की मंशा चल रही है। कहां मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है? क्योंकि ये वक्फ की हर जमीन के ऊपर उंगली उठा करके संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये हड़पेंगे और अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश करेंगे। ये आपका ज्ञान है, लेकिन ऐसा कोई जानकारी में नहीं है। शालिनी अली जी, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, बार बार ये धमकी और कहीं ना कहीं कंट्रोल करना कि देखिए मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, देखिए क्या होगा। अब करके तो देखिए। आपने देखा है 3-4 दिन से मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ है, लड्डू बांट रहा है। इन्होंने मुझे 5 ऐसे सांसद गिनवा दिए हैं, ये बाकी के मुसलमानों को भूल गए। तो ये अमीर मुसलमानों को अपनी गिनतियों में लेते हैं, गरीब मुसलमानों की बात नहीं करते। मैं उन मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने नहीं इंटरप्ट किया किसी के बारे में भी। मैं उन गरीब मुसलमान बच्चों की बात कर रही हूँ जो यतीम है, उनके यतीम खाना कहाँ है। मैं उन गरीब मुसलमानों की बात कर रही हूँ। आप तो उनकी बात करें तो डिंपल यादव जी क्यों बात करिए कि देश का माहौल बिगड़ जाएगा? क्योंकि उनको उकसाना है, उकसाने का इन लोगों का पुराना काम है। आप बताइए कौन सा गरीब मुसलमान, कौन सा पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है जो बाहर निकला और कह रहा है हमें ये वक्फ बिल नहीं। ये तो मुसलमान आ रहा है, ये कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ये तो मुसलमान सड़कों में मिठाई बांट रहा है, पटाखे जला रहा है, कौन है ये? राष्ट्रीय मुसलमान मुस्लिम मंच जो है तो मुसलमान नहीं है क्या? वो यहाँ बैठी हुई है, सुनिए मैडम, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जिसकी कन्वीनर यहाँ बैठी हुई है, ये मुझे बता दे कि रोज जो इस्लाम और कुरान पे इस देश के अंदर उंगली उठाई जाती है, क्या बोल रहे हैं आप? आप कम्युनिस्ट बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। आप कह रहे हैं देश में कुरान पे उंगली उठाई जाती है, किसने उठाई? किसने उठाई उंगली? आप क्या बात बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं आप। चैनल क्यों बना? चैनल क्यों बना? नहीं, गलत बात है। काम करती हूँ और मैं अगर उसकी आवाज उठा रही हूँ क्या इस देश में कुरान पे उंगली उठाई गई है? ये जो बोला जा गया अभी इस मंच से, एक सेकंड शांत रहिए। आपने बड़ी बात बोली है, एक सेकंड शालिनी अली। किसने कुरान के ऊपर सवाल नाम लीजिए, किसने उठाई है उंगली? किसने उठाई उंगली? नहीं बोला क्या ना आपने? किसने उठाई? ये कहा जाता है कि जितने मुगल थे खराब थे क्योंकि वो मुसलमान थे। कुरान का क्या मतलब? सिर्फ इस्लाम को मानने वाले कुरान का क्या मतलब है इससे? आप सुनिए ना सर। कुरान ओके ये कहा जाता है कि नहीं सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा। बैठिए आप बैठिए, सुन लीजिए। नहीं 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए। नहीं सुनिए, 10 सेकंड बैठूंगा। हाँ बैठिए, आप इधर आइए पहले। आप बैठूंगा ना 10 सेकंड बोलूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने कहा ना, किसने कहा? मैं बैठ गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 100 हिंदू हैं, उनमें एक मुसलमान भी सेफ है, लेकिन अगर 100 मुसलमान हैं उसमें 50 हिंदू सेफ नहीं है। ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है तो किस पे उठाई है? शालिनी अली, अब आप बोलिए। बिल्कुल इस्लाम पे उंगली उठाई है, मुसलमानों पे उंगली उठाई है, आपके धर्म पे उठाई है। और आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रहे हैं। आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रहे हैं। अब आप बैठे, आपको सुना गया? आप चुप हो जाइए। एक बहुत पुरानी कहावत है, बात कर रहे हैं हम भारत की, ये पहुंच गए चीन में। इनका यही काम है, ठीक है। हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ का तो जिक्र भाई आप ये क्या तरीका है? अरे भाई आप चिल्ला रहे हैं। आप अगर एक महिला को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्ट ऑफ डिबेट। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं है। एक महिला को नहीं बोलने देंगे। एक महिला है डिबेट में, नहीं घोष कर। एक महिला को बोलने नहीं देंगे, एक महिला को नहीं बोलने देंगे, नहीं चलेगा डिबेट, नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है, आपको किसने बनाया? नहीं आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से। महिला को नहीं बोलने दे रहे, नहीं ये प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल ये है, महिला को जो नहीं बोलने देगा। ओके बोलिए शालिनी अली जी, आप बोलिए। शांति साहब, शालिनी अली 30 सेकंड बोले, फिर आप बोलिए। देखिए एक बहुत सीधी सिंपल सी बात है, हम वक्फ के ऊपर क्या इस देश में मुसलमानों को टारगेट हो रहे हैं? इस देश में मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो रहे हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ये देश मजबूत होगा। वो ही एक तरीका है। भाजपा बाहर हो जाएगी? नहीं, भाजपा तो क्या, किसी भी, मैं देखिए किसी राजनीतिक दल के तरफ से नहीं बोलती हूँ। मैं अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से बोलती हूँ, वो एक NGO है जो गरीब तबका मुसलमानों को तालीम सिखा रहा है, तहजीब दिला रहा है, तरक्की के तरफ लेकर जा रहा है। आप भी अगर मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि आपका साथ है, आप आगे बढ़ा रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है ना। तो अगर मोदी सरकार योगी पे कमेंट जो कि बोला गया, योगी पे आपको, इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी। जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। ये क्या मतलब हुआ? योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। उन्होंने बोला है मुसलमानों में आज सुबह ही उन्होंने बोला है भरी सभा में
कि अगर इस वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ शड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूं। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। इसलिए ये जो उकसाने का काम है ना, ये उकसाने का काम बंद करें। ये तब से ये लोग बैठ के तीनों मुसलमानों को खाली उकसाने के लिए, लेकिन मुसलमान इनकी रग रग से वाकिफ हो चुका है। विवेक, ये सबसे बड़े रंगा सियार है। अमीश जी, मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े रंगा सियार है। राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। क्या अपील करेंगे? ओके दीपक पहले बोले नौटंकी करते हैं यार। ओके दीपक, जा 30 सेकंड बिल्कुल 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड। देन राजकुमार भाटी। देखिए सबसे बड़ी बात है, इनको बफ में तो बड़ी भ्रष्टाचार, बड़ी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, आप बफ की सारी गड़बड़ियों को निकालिए। अमित शाह सुनिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले क्या कहते थे? शेयर मार्केट में जाके पैसे लगाओ, शेयर की दलाली करवाना सिखा रहे थे। राहुल गांधी के पैसे बढ़ गए ना, देश की जनता को, और टैरिफ के बढ़ा दिया है। देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और महोदय टैरिफ से शेयर का क्या मतलब है? आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या इनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। सुनिए ठीक है, एक मिनट सब साइड का काम करवा रहे हैं, कोई बोलने को है ही नहीं। सुनिए, इनको चुप कराइए, बैठिए चुप कराइए इनको, दोस्त नहीं है, चुप कराइए। और देखिए ढपली बजाते रहते हैं, अरे चुप हो जाइए, जनता नकार चुकी है, सत्ता से नकारे गए, दिल्ली में नकारे गए, हरियाणा में नकारे गए, महाराष्ट्र में नकारे गए, मध्य प्रदेश में नकारे गए, बिहार में तेजस्वी जी विधानसभा के अंदर क्या बोला है महिलाओं के बारे में बताइए। मैं एक सेकंड में ऑडियो कुमार जी क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए? इनसे कोई महिला सम्मान सीखेगा? विधानसभा के अंदर क्या बोले थे महिलाओं के लिए? इस देश की महिलाओं को संसद में विधायिका में जाने का हक नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो क्यों नहीं होगा? एनडीए सरकार ने दिया, आपने तो दिया नहीं। जी अब राजकुमार भाटी। बहन जी ने अभी कहा मुसलमान कतई निशाने पे नहीं है, मुसलमान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। जो हैं मुस्लिम मंच से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम मंच उस संस्था की एक शाखा है आरएसएस की, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नंबर 2, दिल्ली में इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। शेम। और उसी दिल्ली में इनके मंत्री के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा अभी कोर्ट का आदेश है। दो अभी 30 सेकंड कहाँ हुए। तीसरी बात, इनके प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं पूरे लोकसभा चुनाव में, पूरे फिर चिल्लाने लगे। इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो सबके ही हैं। इनके नेता, देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, प्रधानमंत्री, हाँ देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता, हाँ ठीक है बोलिए। इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान पर कोई खतरा नहीं, मुसलमान पर कोई हमला नहीं। और इसी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का दरोगा लात मारता, उसका क्या हाल हुआ? पूरे देश ने देखा, सरकार ने मुसलमान के ऊपर खतरा। लेकिन मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा पुरजोर तरीके से वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनुस, उनके सामने बखूबी रखा है। और इस समय एमईए की ब्रीफिंग हुई है जिसमें यह जानकारी मिली है। एमईए की ब्रीफिंग में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश की तरफ से पुरजोर तरीके से उस मुद्दे को रखा है। यह बहुत बड़ी खबर है। ओके, अब आप जवाब दीजिए राजकुमार भाटी की बात का। कुमार भाटी जी, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी का, कम्युनिस्टों को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूं, बाकी जितनी पार्टी हो, इनको घुसपैठिया और मुसलमान में अंतर नहीं पता है, यही दिक्कत है। ये मोदी जी को समझाओ। मोदी जी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें और हम भी करेंगे। इनको हमें तो घुसपैठिया वोट बैंक दिखता है, इनको बांग्लादेशी में वोट बैंक दिखता है, इनको रोहिंग्या में वोट बैंक दिखता है, और हमको घुसपैठिया में घुसपैठिया दिखता है, भारतीय नहीं दिखता है। भारतीय मुसलमान जो है वो इसी धरती का है और इसी धरती पे आगे बढ़ेगा। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों की खेती की और कुछ नहीं किया। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार की आवाज उठाई है तो अत्याचार पूरी दुनिया में कहीं भी हो, भारत अत्याचार के विरुद्ध खड़ा रहता है और रहेगा। हम उसका स्वागत करते हैं उस बयान का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इशू किया है। दूसरी चीज ये समझ में नहीं आती, अभी
आलोक जी ने जो कहा योगी जी के ताल्लुक से, योगी जी की बात का मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योगी जी के बयान का खंडन किया था, ये कहकर कि ईद के दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था, खाना भी और सिवैयां जो है बराबर से आती थी, वो सुरक्षित थे मुस्लिम मोहल्ले में नरेंद्र मोदी जी, तो वो खंडन हो गया, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कोई बात कही। अब सवाल यह है कि बार बार वक्फ को लेकर के और पसमानदा को लेकर के, मैडम आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या प्रधान, आप नहीं, मेरा सब पॉइंट ये है, अब पसमानदा मुसलमान के पक्ष में आपके नहीं है। मुसलमान तो सच्चर कमेटी के अनुसार मुसलमान तो पसमानदा ही है, दलितों से बदतर हालात हैं, दलितों से बदतर हालात हैं। सरकारें तो सारी सेकुलर रही देश के अंदर, सुन लीजिए, बड़ी अच्छा बात है, सरकारें तो सारी सेकुलर, ये बात जानी चाहिए, सरकार रही, ये बात जानी चाहिए कि हमें तो दोनों ने बलि का बकरा बनाया, किसी ने हमसे, दोनों कौन-कौन, सुन लीजिए, एक सेकंड रुकिए, बड़ी बात सेकंड लीजिए, सुन लीजिए, किसी ने हमसे डराया, किसी ने हमको डराया, और हमें क्या मिला है? हमें ना हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ना ही सम्मान मिला है, ना ही स्वास्थ्य की सेवाएं मिली हैं। अगर हमारे इलाकों में सबसे ज्यादा, कौन है जिन्होंने डराया? मैं बता रहा हूं, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन मिलेंगे, स्कूल नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों ने, सपा नहीं, राष्ट्रीय पार्टी की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मुसलमानों के नाम पर राजनीति की है। मेरा सवाल शालिनी मैम से है। मैम, जैसे कि अभी जो कानून आया है शरीयत का, वक्फ बोर्ड का, वो जो कानून है वो मुस्लिमों के अगेंस्ट चला गया है, नहीं गया है, तो मैम जिसमें अगर क्या हिंदू आगे जो मंदिर है हिंदुओं के और जो चर्च है उनके ऊपर भी कानून आएगा? अगर ये कानून नहीं आता क्या ये भेदभाव है? बाकी देखिए, हमारा जो देश है वो इस देश को सबसे बड़ा डेमोक्रेट माना जाता है, जहां पे अल्पसंख्यक लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स के लिए एक बोर्ड है। आप जब शरीयत वाले देशों में जाते हैं वहां वक्फ बोर्ड है, ठीक है सर। आप जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड आया, इस पे बिल आया, और इस तरह से आप लोग मुसलमानों का विकास करने पर लगे हुए हैं बहुत अंधाधुन, तो हम हिंदुओं का भी तो अधिकार बनता है, हमारे लिए भी लाइए। क्या लाएं आपके लिए? हिंदू बिल लाइए किसी तरह का, हिंदू बोलिए, सनातन बोर्ड लाइए, हिंदू बिल लाइए, जिससे हम लोग का भी तो भला मिले। खाली मुसलमानों को आगे ले जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। इस डिबेट का शीर्षक रखा है तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी किसी का तुष्टीकरण नहीं करती है, हम सबको एक आंख से देख रहे हैं। अब एक मिनट, हम सबको एक आंख से देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो पहली बात है ना, हम लाए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार में हैं तो हम वक्फ बोर्ड को एक जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। सरकार किसी की प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा 37,90,000 एकड़ जमीन। एक बड़ा सवाल, किस इस्लामिक मुल्क के अंदर, शालिनी अली पहले मैं आपसे पूछता हूं, किस इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड है? कोई किसी भी इस्लामिक मुल्क में वक्फ बोर्ड नहीं है। हर जगह वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ है और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, उसके तहत सारी जितनी भी चैरिटी होती है वो इकट्ठे होती है, और उसके बाद सड़क पे नमाज क्या नहीं, किसी भी मुल्क में सड़क पे खुले में नमाज पढ़ने, सऊदी में पढ़ी जा सकती है सड़क पे नमाज? वहाँ फाइन है। अगर आप नहीं गई है मैडम तो चलिए साथ में सऊदी, मैं आपको दिखाता हूँ, मक्का में दिखाता हूँ आपको, चलिए। यार आप ये मक्का मदीना की मस्जिद की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रोड की बात कर रहा हूँ, रोड की बात कर रहा हूँ, मस्जिद की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहा हूँ मैं, रोड की, सड़क की। मैं आपको एक बात तो यहाँ पे जानकारी के लिए, चूंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं तो इसलिए आप लोग को जानना चाहिए, हमारे संविधान में धर्म के आधार पर, एक सेकंड में एक सवाल में, ये चाइना में होती है सड़क पे नमाज? चाइना में होती है विवेक जी सड़क पे नमाज? चाइना पे होती है सड़क पे वहां नमाज नहीं पढ़ने देता है चाइना में। चाइना में होती है सड़क पे नमाज? चाइना में नमाज नहीं पढ़ने। ओके, ये वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है? वक्फ ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। मैं तो चाहते हैं कि ये लोग लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया भाई, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अरे शांत रहो यार, आप हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। चलिए, आप ही रहिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। ऑडियो डाउन। अच्छा, आप एक सेकंड, आप बार बोल रहे हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आर यू प्रैक्टिसिंग हिंदू? नो। तो then why you are asking these questions? Because एक कानून बना है। Because एक कानून बना है। You are not practicing Hindu. You are not practicing Hindu. I am an atheist, I am a communist. लेकिन ये तो बताएं। नहीं, आप क्या है? आप क्या है? I am an atheist, I am a communist. हिंदी में बताइए। मैं एक कम्युनिस्ट हूँ, एक नास्तिक हूँ, लेकिन नास्तिक नागरिक हूँ। लेकिन ये बताना है, ये 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे पूछे जा रहे हैं? राम मंदिर पर चुन के सवाल करते हैं। महाकुंभ में गिनती करते हैं आप, महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान करा, और आप हिंदू धर्म को फॉलो तक नहीं करते। कमाल की बात है।
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप हैं कि नहीं, ये प्रूफ करने का ओनस आपका है। कैसे आप भाई? तभी दे सकते हैं, आप तभी वक्त कर सकते हैं, ये आपको प्रूफ करना तरीका पड़ेगा। तो बता अगर दो। 1 मिनट क्यों तरीका बताया तो सर, इतना बता बढ़िया दो से ना, सुनोगे सर। तब ना। हाँ। खाली बकबक कर रहे हो तब से सर, मैं मुसलमान अगर बनूंगा चाइनीज उगर मुसलमान पे तो कुछ 5 बोल नहीं साल रहे हो, में उतना अच्छा से मुसलमान बताया। कैसे बताऊंगा सर? स्वेच्छा से जब प्रॉपर्टी जिसकी है, गैर इस्लामिक से ले सकते हैं। सुन लीजिए, प्रॉपर्टी का मालिक अगर कोई है तो प्रॉपर्टी उसकी, मालिक वो, मालिकाना हक उसका, उसकी मर्जी है, उसको बेचे, दान करे, किसको दे, वो प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन उसमें क्या लेकर है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा। अब उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? और फिर कहते हैं कि दो कई शिकायतें आई ना, कई जगह धमका के लिया नहीं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स साईं बाबा ट्रस्ट, सुन लीजिए 10 सेकंड साईं बाबा ट्रस्ट, बिल्कुल आखिरी राउंड है। साईं बाबा ट्रस्ट का जो हेड होगा वो कौन होना चाहिए? जो उनको मानता हुआ, उनका फॉलोअर होना, डिवोटी होना चाहिए। लेकिन क्या है, आप यहाँ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर को लेकर आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन नहीं है। साईं बाबा ट्रस्ट के पास देश में तीसरी बड़ी लैंड नहीं है। It doesn't matter। ओके, इसलिए वो मामला अलग है। 10 लाख 10 लाख एकड़ जमीन है। देखिए, 2 चीजें, एक तो जितने भी ये धार्मिक संस्थाओं की बात करते हैं वो ट्रस्ट है, वो बोर्ड नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है। दूसरी क्या डीएम नहीं होता उसका हेड? डीएम नहीं है तो इसका भी डीएम डीएम इसमें भी होगा। इसका भी डीएम ही तो है। डीएम है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो सरकारी नहीं, क्यों नहीं देंगे? डीएम के धर्म के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं, वहां डीएम हिंदू होना चाहिए, डिवोटी होना चाहिए। साईं बाबा ट्रस्ट का ट्रस्टी डीएम होगा, डिवोटी होना चाहिए, उसको लिख के देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन है पहले तो। दूसरी चीज, आप सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं, चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है हमारे देश में है, इट्स अ लॉ। कोई भी आदमी कहीं पर भी कुछ भी किसी भी तरीके का चैरिटी देगा। अब आप बात कर रहे हो हिंदुओं का वक्फ बोर्ड में, हिंदू भी अगर कोई चैरिटी करना चाहता है वो क्यों नहीं चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के तहत जा रहा है? अगर वो वक्फ में देना चाह रहा है तो सरकार ने पहले भी ये केसेस देखे हैं जहां पे लोगों के हक मारे गए हैं और वो जमीन जायदाद लिटिगेशन में आते हैं। फिर वो जब लिटिगेशन में होते हैं, हम ही लोग जैसे होते हैं जो चीख पुकार कर रहे होते हैं कि इतनी केसेस हैं, इतनी केसेस हैं। कहीं तो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।